हाय ऑल, वेलकम बैक। सो हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा जिसमें हमने सीखा इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और ईवे बिल के बारे में। हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा जिसमें हमने सीखा पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में। सो नाउ वी हैव इनवॉइसेस, सेल्स और परचेज दोनों के इनवॉइसेस हमारे पास क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भी है। ठीक है, तो अब इस डेटा का हम क्या यूज करेंगे? तो इस डेटा को हम फिल करेंगे रिटर्न्स में, जिससे हमारे बिजनेस का इंफॉर्मेशन, जो हमने बिजनेस किया वो इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचे? गवर्नमेंट के पास पहुंचे, और क्या कर सके हम लोग? टैक्स पे कर सके, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सके। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो रिटर्न का सिस्टम है ये प्रैक्टिकली वर्क कैसे करता है। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद योर चैप्टर नंबर 10 which is returns, and we'll first start with how the return system practically works under GST. So friends, a normal taxpayer मतलब taxpayer other than a person who has opted for composition scheme, or a person who is non-resident taxable person, or a person who is a casual taxable person. ठीक है, इन सब के अलावा, ठीक है, और भी कई कैटेगरीज होती है, लेकिन राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल टैक्स पेयर। तो नॉर्मल टैक्स पेयर को कौन कौन से रिटर्न फाइल करने होते हैं, कब फाइल करने होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट कम्स GSTR1। फ्रेंड्स, जो भी आप सप्लाई करते हो, ठीक है, जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो, जो भी आप सेल्स करते हो, उस सेल्स का इनवॉइस वाइज डिटेल GSTR1 में डालना होता है। मैंने मिस्टर ए को सेल किया कुछ गुड्स, ठीक है, मेरा इनवॉइस नंबर है GST01, और मैंने क्या किया? मिस्टर ए को सेल किया, तो GST01 इनवॉइस नंबर डालूंगा, मिस्टर ए का GST नंबर डालूंगा, और कितने का गुड्स लिया ये डालूंगा, टैक्स कितना लगा, किस तरीके का गुड्स लिया, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पे डालनी होती है? GSTR1 में। वो भी कैसे? इनवॉइस वाइज। मिस्टर ए को जो गुड्स सेल किया दैट वाज GST01, मिस्टर बी को सेल किया दैट वाज GST02, मिस्टर सी को सेल किया दैट वाज GST03। ये GST01, 02, 03 क्या है? ये सीरियल नंबर है। किसका सीरियल नंबर है? इनवॉइस का सीरियल नंबर है। ठीक है, तो इनवॉइस बाय इनवॉइस आपको डिटेल्स डालनी है, आपने जो जो गुड सप्लाई किए हैं उनकी कहां पे डालनी है फ्रेंड्स? GSTR1 में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करते हैं, ठीक है, तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की भी डिटेल्स आपको GSTR1 में डालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? अब हमने ये डिटेल्स डाल दी, तो इस डिटेल का यूज कैसे होगा? फ्रेंड्स, ये जो आपने इनवॉइस वाइज डिटेल डाली, मान लीजिए आपने मिस्टर ए को सेल किया, मिस्टर बी को सेल किया, और मिस्टर सी को सेल किया, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड GSTR2A। फ्रेंड्स, GSTR2A में क्या होता है? अ पर्सन कैन व्यू हिज और हर परचेजेस दैट आर अपलोडेड बाय हिज सप्लायर। मतलब मिस्टर ए को हमने गुड सेल किए, ठीक है, तो मिस्टर ए अपने GSTR2A में देख पाएगा वंस वी फाइल द रिटर्न। मैंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, कौन सा रिटर्न? GSTR1 मैंने फाइल किया, तो GSTR1 में मैंने क्या अपलोड किया था? सेल का डिटेल, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल। उसमें मैंने मिस्टर ए को जो सेल किया था उसका भी डिटेल डाला था। तो GSTR2A में मिस्टर ए क्या देख पाएगा? उसका परचेजेस, और परचेजेस में स्पेसिफिकली वो क्या देख पाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मान लीजिए मिस्टर ए ने मुझसे 1000 रुपए के गुड्स परचेज किए एट अ GST रेट ऑफ 5%। So 2.5% CGST, 2.5% SGST comes to 1050। ठीक है, 25 प्लस 25, 2.5% क्या है? CGST, 2.5% क्या है? SGST। किसने गुड सप्लाई किए? हमने। किसको सप्लाई किए? मिस्टर ए को।
तो उसका GSTR 2A में वो देख पाएगा कि उसका CGST, SGST एंड IGST, मान लीजिए उसने किसी और से कोई गुड्स परचेज नहीं किए तो उसका IGST में क्रेडिट 0 दिखाएगा, CGST एंड SGST में दिखाएगा 25। तो ये है मिस्टर ए की इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि मिस्टर ने किससे गुड्स खरीदे थे? हमने क्या अपलोड किया? GSTR 1 में हमने सेल की डिटेल डाली। तो जैसे ही मिस्टर ए अपना GSTR 2A ओपन करेगा, उसमें उसको अपने परचेज की डिटेल्स दिखेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स दिखेगी। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? सिमिलरली मिस्टर बी को भी अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स दिखेगी और मिस्टर सी को भी अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स दिखेगी। कहां पे? GSTR 2A में। समझ आ रहा है? एंड GSTR 2A इज व्यू ओनली, मतलब जस्ट उसको आपको देखना होता है कि किस सप्लायर ने, आपने जिन जिन लोगों से गुड्स खरीदे थे उनमें से किस सप्लायर ने रिटर्न फाइल किया है और आपने जो टैक्स पे किया है वो टैक्स आपको GSTR 2A में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स, GSTR 2A में आपकी क्रेडिट दिखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही एसेंशियल है। इसका रीजन ये है कि मैंने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में पढ़ाया था कि मान लीजिए आपके इनवॉइस के हिसाब से आपकी टोटल क्रेडिट है 1 लाख रुपए, ठीक है। आपने 10 लोगों से गुड्स परचेज किए, टोटल कितनी इनवॉइस हुई? 10 इनवॉइस हुई। तो 10 इनवॉइस की टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है 1 लाख रुपए। ये हमने ITC के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 में, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। उसमें से 70,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अपलोड हुआ है, मतलब मान लीजिए 7 लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। कौन सा? GSTR 1 फाइल किया है और 70,000 रुपीज की क्रेडिट आपके GSTR 1 में दिख रही है। बाकी की जो 30,000 की जो क्रेडिट है वो GSTR 2A में नहीं दिख रही है, ठीक है। 70,000 की जो क्रेडिट है वो GSTR 2A में दिख रही है, 30,000 की क्रेडिट GSTR 2A में नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आपने जिससे गुड्स खरीदे थे उसने अपनी जो सप्लाई की डिटेल्स है वो अपलोड ही नहीं की है वेबसाइट पे, GSTR 1 उन्होंने भरा ही नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था कि आपको 70,000 की तो पूरी क्रेडिट मिलेगी, लेकिन जब कोई ऐसी ITC अवेलेबल है, कुछ ऐसे इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं जो अपलोड नहीं हुए हैं, तो उस केस में एलिजिबल ITC का 20%, मतलब 14,000 रुपीज आप एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते हो। मतलब आपका टोटल ITC कितना हुआ? 84,000 रुपीज। ये हुआ आपका टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने पढ़ा था। मान लीजिए अगर यहां पे जो इनवॉइसेस अपलोड नहीं हुए हैं वो होता 12,000, ठीक है। यहां पे है 82,000 में से 70,000 के इनवॉइसेस अपलोड हो गए हैं, 12,000 के इनवॉइस अपलोड नहीं हुए हैं। तो आपने क्या किया? कुछ ऐसी ITC है जो GSTR 2A में नहीं आई है, तो आप क्या करोगे? जो आपकी एलिजिबल ITC थी उसका 20% कितना होता है? 14,000। तो वो 14,000 क्या 12,000 से ज्यादा है? हाँ, तो विच एवर इज लोअर आप क्या कर लोगे? क्रेडिट ले लोगे। मतलब 70,000 प्लस 12,000 विच कम्स टू 82,000 वुड बी योर क्रेडिट। इतनी ITC आप ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड एलिजिबल ITC एंड दिस 12,000 इज कॉल्ड इनएलिजिबल ITC। तो लॉ ये कहता है जब आपकी कोई ITC जो टैक्स आपने पे किया है उसकी क्रेडिट GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो उस केस में जो आपकी एलिजिबल ITC है, मतलब कौन सी? 70,000 जो आपकी एलिजिबल ITC है उसका 20% आप ले लो। अगर वो 20% आपकी इनएलिजिबल ITC से कम है तो पूरी 14,000, मतलब पूरा 14,000 का क्रेडिट ले लो आप, 70,000 प्लस 14,000। अगर ये जो 14,000 है मतलब 20% ऑफ एलिजिबल ITC, इफ इट इज मोर देन योर इनएलिजिबल ITC, 12,000 कितना है आपका? 12,000 क्या है आपका? इनएलिजिबल ITC। तो वो क्या 14,000 से ज्यादा है या कम है? 12,000 कम है। तो गवर्नमेंट कहती है विच एवर इज लोअर आप क्या कर सकते हो? ITC ले सकते हो, है ना। क्योंकि एज पर इनवॉइस आपकी टोटल ITC कितनी बनती है? 82,000। तो मैक्सिमम आप कितनी ITC ले सकते हो? 82,000, है ना। तो इस केस में आप कितनी ले पाओगे? 70,000 प्लस 12,000, 82,000। अगर यहां पे 12,000 नहीं होता, यहां पे 16,000 होता और आपका यहां पे टोटल क्रेडिट होता 86,000,
तो आप कितनी आईटीसी ले पाते? तो आप ले पाते 14,000, 16,000, विच एवर इज लोअर, विच कम्स टू 14,000. सो 17,000 प्लस 14,000, 84,000 वुड बी योर क्रेडिट. तो मैक्सिमम आईटीसी आप कितनी ले सकते हो? जितनी आपने पे की है. आपने कितनी पे की है? 86,000 की. ठीक है, लेकिन कुछ आईटीसी ऐसी है जो आपकी इनएलिजिबल हो गई, क्योंकि आपने जिससे गुड्स खरीदे थे उसने रिटर्न ऑफ फाइल ही नहीं किया है, आउटपुट की डिटेल्स डाली ही नहीं है. तो गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुमने उससे गुड्स परचेज किए थे? तो आप कहते हो मेरे पास इनवॉइस है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि वो अपलोड करेगा ना तो ही तुमको क्रेडिट मिलेगी. और फिर गवर्नमेंट कहती है कि ये क्या हो गई तुम्हारी इनएलिजिबल क्रेडिट, अगर आपके सप्लायर ने वो डिटेल्स, वो आउटपुट की डिटेल्स अपलोड नहीं की है. फिर गवर्नमेंट कहती है चलो पूरी की पूरी क्रेडिट तो नहीं लो आप, ऐसा नहीं होगा. आपकी जो एलिजिबल क्रेडिट है, जितनी अपलोड हुई है जीएसटीआर 2A में, ठीक है, सॉरी जीएसटीआर 2A में आपको जितनी क्रेडिट दिख रही है 70,000, उसका 20% आप ले लो. अगर वो 20% ऐड करने के बाद जो टोटल है, 20% ऐड करने के बाद टोटल कितना? 84,000. अगर वो आपकी टोटल आईटीसी कितनी है? 86,000, उससे ज्यादा है, तो आप कितनी लोगे? जो कम है वो, मतलब 86,000. अगर जो अपनी आईटीसी है 70,000 प्लस 14,000, इन एलिजिबल आईटीसी प्लस 20%, वो अगर टोटल आईटीसी से कम है तो आप कौन सी आईटीसी लोगे? 84,000, मतलब एलिजिबल आईटीसी प्लस 20%. फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी आईटीसी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आपको रिवाइज इसीलिए करवाया क्योंकि मैं तब आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A का नाम लेके नहीं समझा सकता था. ठीक है, तो अभी मैंने आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको एलिजिबल क्रेडिट वाला कंसेप्ट भी बता दिया. फाइन. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटीआर 2A. आपकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी कितनी है वो जीएसटीआर 2A के बेसिस पे डिसाइड होगा. फाइन. तो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 में आप क्या डालोगे? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स, जो आपने सप्लाई किया, जो आपने सेल किया उसकी डिटेल्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की डिटेल्स. जीएसटीआर 2A में क्या दिखेगा? आपने जिससे गुड्स परचेज किए होंगे, जिन जिन लोगों से गुड्स परचेज किए होंगे, उन सब ने जीएसटीआर 1 में ये डाला होगा कि उन्होंने किन किन लोगों को गुड्स सेल किए हैं. तो उनकी उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप अपना जीएसटीआर 2 अगर आप ओपन करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपने किस से परचेज किया है और उससे कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिली है. ठीक है, ये हो गया जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A. अब देखते हैं जीएसटीआर 3B. अभी जीएसटीआर 3B क्या है? तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जीएसटीआर 1 में हमने क्या डाला? इनवॉइस वाइज डिटेल्स, जो हमने सप्लाई किया. जीएसटीआर 2 में हमको क्या देखा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो क्या है? हमारी एलिजिबल क्रेडिट. अब हम देखेंगे जीएसटीआर 3B. फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B में आपको समरी डालनी होती है. किस चीज की? आउटवर्ड सप्लाई की. आउटवर्ड सप्लाई की समरी मतलब अमाउंट, कितने रुपए का सप्लाई किया, बेसिक वैल्यू. ठीक है, आईजीएसटी कितना कलेक्ट किया, सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया, एसजीएसटी कितना कलेक्ट किया. ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स कहां डालनी होती है? जीएसटीआर 3B में. इसके अलावा क्या डालना होता है? आईटीसी की डिटेल्स, कि आपने कितना आईजीएसटी पे किया, कितना सीजीएसटी पे किया, कितना एसजीएसटी पे किया. इसका क्या डालना होता है? समरी डिटेल. अब फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2A में जो भी आपकी एलिजिबल क्रेडिट होगी, जीएसटीआर 2A में जो भी क्रेडिट शो करेगा, उस क्रेडिट को आप किससे मैच करोगे? आपके जो इनवॉइसेस आए हैं उसकी क्रेडिट से. फिर आप क्या देखोगे? किसका क्रेडिट आया है, किसका क्रेडिट नहीं आया है, मतलब किसने रिटर्न फाइल किया है, किसने रिटर्न फाइल नहीं किया है. फिर आप क्या करोगे? प्रैक्टिकली आप फॉलोअप लोगे. जिनसे आपने गुड्स परचेज किया आप उनको कॉल करोगे कि यार जीएसटीआर 1 में आपने मेरा इनवॉइसेस तो डाला ही नहीं, मैंने आपको 5,000 रुपए टैक्स पे किया, मेरे जीएसटीआर 2A में दिख ही नहीं रहा है, आप मेरा इनवॉइस अपलोड करो. जो सप्लायर्स टाइम से टैक्स फाइल करेंगे उन्हीं से क्या करोगे? आप परचेज करोगे. क्योंकि जो लोग टाइम से टैक्स पे नहीं करते गवर्नमेंट को, या फिर जो लोग टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, या फिर रिटर्न फाइल ही नहीं कर देंगे, तो उनकी वजह से क्या होगा? आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉस हो जाएगा. ठीक है, तो 3B भरने से पहले आप क्या करोगे? जीएसटीआर 2A में जो क्रेडिट दिख रही है उसको, और जो आपके इनवॉइसेस हैं, परचेज इनवॉइसेस, उसकी क्रेडिट को मैच करोगे. अगर वो क्रेडिट इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं.
अगर आपके जीएसटीआर 2A में क्रेडिट कम दिख रही है तो आप क्या करोगे, एलिजिबल क्रेडिट प्लस 20% करोगे, है ना, उसको आपकी टोटल क्रेडिट से कंपेयर करोगे, फिर विच एवर इज लोअर जो अमाउंट आएगा उसको आप क्या ले लोगे, आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, क्लियर है? तो आईटीसी की डिटेल्स कब डालोगे, जीएसटीआर 2A से कंपैरिजन के बाद। जीएसटीआर 2A में जो डेटा है उसके साथ कंपेयर करके कैलकुलेट करके ही आप क्या डालोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स। और फ्रेंड्स आप जीएसटीआर 3B में जो अमाउंट्स डालते हो उसी के बेसिस पे आपका टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होता है। मतलब आपको जो टैक्स पेमेंट करना होता है दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 3B, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपके आउटपुट की डिटेल्स भी होती है कि आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट कितना किया, इसमें आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी डिटेल्स होती है कि आपको इनपुट टैक्स आपने कितना पे किया है, फिर दोनों का डिफरेंस आप क्या करते हो, गवर्नमेंट को पे कर देते हो। ठीक है, अगर आउटपुट टैक्स ज्यादा है तो गवर्नमेंट को पे करोगे, अगर आईटीसी ज्यादा है तो गवर्नमेंट को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, वो क्या रहेगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उतना पैसा जमा रहेगा। फिर नेक्स्ट रिटर्न पीरियड में सेम प्रोसेस। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट रिटर्न पीरियड में आउटपुट टैक्स ज्यादा है तो क्या करोगे, आईटीसी से माइनस करने के बाद जो एक्स्ट्रा आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया उसको गवर्नमेंट को पे करोगे। कैसे पे करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? सो दिस इज हाउ रिटर्न प्रोसेस वर्क्स अंडर जीएसटी। सबसे पहले क्या होता है, जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। तो जीएसटीआर 1 कब फाइल करना होता है, यू नीड टू फाइल इट बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ मतलब जैन के जो डिटेल्स है, जैन का जो पर सेल की डिटेल्स है उसको आप कब तक फाइल कर दोगे, बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अच्छा, 1 और 3B में क्या डिफरेंस है, 3 क्या है, समरी डिटेल्स, 1 क्या है, इनवॉइस वाइज डिटेल्स, इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ सेल्स, आउटवर्ड सप्लाईज। 3B में क्या है, समरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, समरी ऑफ आउटपुट टैक्स कलेक्टेड। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, तो जीएसटीआर 1 कब तक फाइल करना है, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। फिर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद जो 15th डेट आएगी 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तब तक आपके पास क्या अवेलेबल हो जाएगा, जीएसटीआर 2A, मतलब आप अपनी क्रेडिट देख पाओगे। ऐसा क्यों, क्योंकि सभी के सभी टैक्स पेयर क्या करेंगे, जीएसटीआर 1 बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ फाइल कर देंगे, उसके बाद 15 डेट को अपना जीएसटीआर 2A देखेंगे, तो जिन जिन लोगों से उन्होंने परचेस किया है उन सभी ने भी जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया होगा। अब उन सभी ने भी जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया होगा तो आपको क्या दिखेगा उसमें, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां पे, जीएसटीआर 2A में। ये कब तक अवेलेबल हो जाएगा हमको, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। उसके बाद क्या फाइल करना है, उसके बाद फाइल करना है फ्रेंड्स जीएसटीआर 3B, जो आपको फाइल करना रहता है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। क्लियर हो रहा है? फाइन, ठीक है। अब हम लोग जीएसटी पोर्टल पे देखते हैं कि एक्चुअली ये रिटर्न्स दिखते कैसे हैं, है ना, और इनमें कौन कौन से पर्टिकुलर्स हमको फिल करने होते हैं। ठीक है, किस पर्टिकुलर में किस कॉलम में क्या फिल करना होता है। ठीक है, तो एक एक करके जीएसटीआर 1, 2A और 3B हम लोग पोर्टल पे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई हैव लॉग्ड इनटू माय जीएसटी पोर्टल। नाउ ये जो आप देख रहे हैं सामने, दिस इज कॉल्ड डैशबोर्ड, और ये डैशबोर्ड क्या दिखा रहा है, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस। मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी में कितना बैलेंस है, सी में कितना है और एस में कितना है, वो ये दिखा रहा है। ठीक है, कैश लेजर में कुछ भी नहीं है, लायबिलिटी रजिस्टर भी 0 है। नाउ आई विल क्लिक ऑन फाइल रिटर्न्स। फ्रेंड्स, फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद हमको सिलेक्ट करना होगा फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए वी आर इनटू 1920 एंड आई वांट टू फाइल रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। अब फ्रेंड्स, यहां पे दिखा रहा है दैट रिटर्न फॉर मंथ ऑफ फेब्रुवरी ईयर 1920 हैज बीन फाइल्ड। जीएसटीआर 1 भी फाइल हो गया और जीएसटीआर 3B भी फाइल हो गया। सो दीज रिटर्न्स आर ऑलरेडी फाइल्ड, बट आई विल गो इनटू व्यू जीएसटीआर 1 टू शो यू कि मैंने इसमें क्या क्या डिटेल्स डाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जीएसटीआर 1 में हमको आउटपुट की डिटेल्स डालनी होती है, हमने जो जो सप्लाई किया उसकी डिटेल्स डालनी होती है। ठीक है, और क्या डालना होता है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की डिटेल्स। लेकिन उन डिटेल्स को भी बाइफरकेटेड मैनर में डालना होता है, मतलब पोर्टल विल आस्क यू कि B2B की डिटेल्स अलग चाहिए, ठीक है,
क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन के लिए इशू किया उसकी डिटेल्स अलग चाहिए, फाइन। जो आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड को इशू किया उसकी डिटेल्स अलग चाहिए। आपने जो एक्सपोर्ट किया उसकी डिटेल अलग से डालो। आपने अगर कोई इनवॉइस को अमेंड किया है एट अ लेटर डेट, आपने कोई इनवॉइस चेंज किया है तो उसकी डिटेल अलग से डालो, ठीक है। फिर आपने अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है तो उसको बोलते हैं B2C, उसकी डिटेल अलग से डालो। अगर आपने कोई निल रेटेड या एग्जेम्प्ट सप्लाई किया है, मतलब ऐसा सप्लाई जिसपे आपने टैक्स नहीं कलेक्ट किया है, तो उसकी डिटेल अलग से डालो। अगर कोई एडवांसेस रिसीव हुए हैं, ठीक है, आप सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो एडवांस रिसीव होने पे भी टैक्स पे करना पड़ता है, हमने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई में, है ना। तो एडवांस रिसीव हुआ है तो एडवांस की डिटेल अलग से डालो। फिर डॉक्यूमेंट्स इशूड, मतलब आपने कितने इनवॉइसेस या कितने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स करंट पीरियड में इशू किए, मतलब जैन में कितने इशू किए तो जैन की डिटेल्स। अगर फेब का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फेब में कितने इनवॉइसेस या डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किए उनकी डिटेल्स, है ना। तो इस तरीके से GSTR 1 में हमको अलग अलग डिटेल्स डालनी पड़ती है। ऑल दिस डिटेल बिलोंग्स टू योर आउटवर्ड सप्लाई ओनली, बट दे आर आस्क्ड इन बाइफरकेटेड मैनर। तो सबसे पहले हम देखते हैं B2B। B2B is supply from an unregistered person to a supply from a registered person to a registered person, ठीक है। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन, बिजनेस पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो उसको हम बोलते हैं B2B सप्लाई, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको यहां पे दिख रहा होगा ऐड डिटेल्स। अगर ये मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया होता तो अगर मैं ऐड डिटेल्स पे क्लिक करता तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक करते ही मुझसे मांगता कि रिसीवर का GST नंबर बताओ, कितने वैल्यू का सप्लाई है वो बताओ, टैक्स कितना कलेक्ट किया वो बताओ। तो इस तरीके की सभी डिटेल्स वो मुझसे मांगता। इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है ना। तो वो सभी डिटेल्स मुझे डालनी पड़ती और मैं उस डिटेल को सेव करता तो वो इनवॉइस यहां पे आ जाता, जैसे अभी आपको दिख रहा है कि मैंने इस GST नंबर को 2 इनवॉइस सप्लाई किए, इसको 4 इनवॉइस, इसको 2, मतलब इन सभी के साथ मैंने करंट मंथ में कितने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं उसकी डिटेल ये शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो ये था इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट 0 है, ठीक है। इसमें भी क्या है, ऐड डिटेल का कॉलम, लेकिन वो क्या है अभी डिसेबल्ड, क्योंकि मैंने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया है। रिटर्न फाइल करने के बाद उसमें चेंजेस मैं नहीं कर सकता, ठीक है। क्रेडिट नोट डेबिट नोट टू रजिस्टर्ड, क्रेडिट नोट डेबिट नोट टू अनरजिस्टर्ड, फिर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, अमेंडेड B2B। फ्रेंड्स, अमेंडेड B2B क्या होता है? एक बार मैंने कोई B2B इनवॉइस अपलोड कर दिया, 2 महीने बाद मुझे पता पड़ा कि मैंने उसमें GST नंबर गलत डाल दिया था और मेरा जो रेसिपिएंट है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिली। तो उसने मुझे बोला भाई मेरा इनवॉइस तो अपलोड करो। मैंने कहा इनवॉइस तो अपलोड कर दिया है। फिर मैंने चेक किया तो पता पड़ा कि मैंने उसका GST नंबर ही गलत डाल दिया है। तो मैंने क्या किया, उस इनवॉइस को अमेंड कर दिया। मान लीजिए जैन का इनवॉइस था तो मैंने मार्च में क्या किया, मार्च में जब GSTR 1 फाइल कर रहा था तो अमेंड इनवॉइस में जाके उस इनवॉइस की डिटेल्स डाली और उसमें क्या किया, चेंजेस कर दिए। मतलब मान लीजिए GST नंबर गलत था तो GST नंबर सुधार दिया। अगर टैक्स अमाउंट गलत था, मान लीजिए बेसिक अमाउंट गलत था तो बेसिक अमाउंट सुधार दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, B2B इनवॉइसेस को अमेंड कर सकते हैं, B2C इनवॉइसेस को भी अमेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आप GSTR 1 यानी GST में कोई भी रिटर्न आप एक बार फाइल कर देते हो तो उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई आपके 1-2 इनवॉइस गलती से पड़ गए तो क्या कर सकते हो आप, नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ में अगर आपको पता चलता है कि मैंने ये इनवॉइस अपलोड करने में मिस्टेक कर दी थी या GST नंबर गलत था उसमें या फिर उसका अमाउंट कुछ गलत था या डेट गलत था, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको सुधार सकता हूं। किस में जाके, अमेंड वाले टेबल में जाके। यानी पूरा रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर 1-2 इनवॉइस में मिस्टेक है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट में मिस्टेक है तो उसको आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो लिखा है अमेंड B2B इनवॉइस, अमेंड B2C इनवॉइस, अमेंड एक्सपोर्ट इनवॉइस, अमेंड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स, ठीक है। फ्रेंड्स, यहां पे लिखा है B2C लार्ज इनवॉइसेस और लिखा है B2C अदर्स। तो B2C लार्ज इनवॉइसेस और B2C अदर्स में डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, हमने सीखा था एक कंसोलिडेटेड वाला कंसेप्ट कि आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कब इशू कर सकते हो।
तो व्हेन यू सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, है ना। बट जब उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया हुआ सप्लाई, उसका वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा हो जाता है और वो सप्लाई कैसा है, इंटरस्टेट सप्लाई है, तो उसकी डिटेल्स कहां पे आएगी फ्रेंड्स, B2C लार्ज इनवॉइसेस में। क्योंकि B2C लार्ज इनवॉइसेस के केस में हम कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, हमको सप्लायर टू सप्लायर इनवॉइस इशू करना, सॉरी कस्टमर टू कस्टमर अलग अलग इनवॉइस इशू करना पड़ता है। देखिए लिखा है ना, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन, मतलब वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर स्टेट, मतलब इट इज एन इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन एंड वैल्यू इज मोर देन 2.5 lakhs, तो उसको हम क्या बोलेंगे, B2C लार्ज इनवॉइसेस। ठीक है, B2C स्मॉल इनवॉइस मतलब इसके अलावा जितने भी इनवॉइसेस आए, है ना, टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्संस अदर देन सप्लाईज कवर्ड इन टेबल 5। क्या बोला है, टैक्सेबल सप्लाईज, बट किसको, अनरजिस्टर्ड पर्संस को, अदर देन द सप्लाईज कवर्ड इन टेबल 5। तो टेबल 5 में कौन से सप्लाईज कवर्ड है, टेबल 5 में B2C लार्ज इनवॉइस कवर्ड है। तो B2C लार्ज इनवॉइस के अलावा जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई करते हो, एंड इफ दैट सप्लाई इज नॉट कवर्ड बाय टेबल 5, तो वो कहां कवर होगा, टेबल 7 में, B2C अदर्स में। इसके अलावा हमने क्या डाला है, देखिए B2C अदर्स पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे कंसोलिडेटेड डिटेल आएगी कि मैंने गुजरात में 5% वाले गुड्स, ठीक है, कितने के सप्लाई किए हैं, 1,28,200 के सप्लाई किए हैं, और उस पर मैंने CGST SGST इतना कलेक्ट किया है। क्या इसमें किसी का GST नंबर है कि मैंने किसको सप्लाई किया है, इसमें किसी का GST नंबर नहीं है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूं, कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकता हूं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन को कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो यहाँ पे कैसा डिटेल है, कंसोलिडेटेड डिटेल्स है। जबकि अगर मैं B2B पे क्लिक करूं, तो B2B में अगर मैं क्लिक करता हूं तो किसकी डिटेल्स आती है, रेसिपिएंट वाइज, रिसीवर डिटेल्स लिखा है ना, GST नंबर वाइज, कि किसको मैंने कितने का गुड्स सप्लाई किया और उसको कितने का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मतलब मेरा क्या है, ये आउटपुट टैक्स, तो रिसीवर का क्या हुआ, इन सभी रिसीवर्स का इनपुट टैक्स। तो ये सारे क्या है, रजिस्टर्ड है, तो इनको क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो पा रहा है। तो ये था आपका GSTR 1। ठीक है, नील रेटेड इनवॉइस है तो अलग से डालेंगे, एडवांस है तो उसकी डिटेल अलग से डालेंगे, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड, फाइन। फिर सब डिटेल्स डालने के बाद समरी जनरेट करनी होती है और उसके बाद आपको करना होता है सबमिट रिटर्न। एक बार अगर आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो तो फिर आप GSTR 1 को रिवाइज नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबमिट क्लिक करने से पहले ध्यान रखें कि आपने जो भी डिटेल्स डाली है वो करेक्ट है और उसको एक बार चेक कर लें। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट GSTR 1। अब जब ये चीजें प्रैक्टिकली फाइल करेंगे तो आपको इसमें और क्लैरिटी आएगी। फाइन, तो आपके आर्टिकलशिप डेज में इफ यू गेट अ GST प्रोफाइल तो आपको इन चीजों में और भी क्लैरिटी आएगी, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत है। फाइन, सो Feb 1920, अभी हमने क्या देखा, GSTR 1। अब देखते हैं GSTR 2A, मतलब मैंने जिन जिन लोगों से गुड्स परचेज किए उन्होंने क्या उन इनवॉइसेस को अपलोड किया है, तो हाँ, मैंने 3 लोगों से गुड्स परचेज किए तो उन सभी ने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं। ठीक है, ये मैं कहां देख पा रहा हूं, GSTR 2A में, कि इन सभी ने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ITC कितनी मिलेगी वो मुझे देखना है। तो देखिए यहां पे लिखा है कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड ITC क्लेम्ड। ठीक है, लायबिलिटी डिक्लेयर्ड मतलब मैंने GSTR 3B में कितना लायबिलिटी शो किया है, ITC क्लेम्ड मतलब मैंने कितना ITC क्लेम किया है। ITC क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू। तो फ्रेंड्स यहां पे आप दे सकते हैं, ये क्या लिखा है, ITC पॉपुलेटेड इन GSTR 2A, मतलब ये वो सारी ITC है जो मेरे सप्लायर ने, मतलब मैंने जिनसे गुड्स खरीदे थे उन्होंने रिटर्न फाइल किया GSTR 1,
तो उन्होंने जो भी आउटपुट टैक्स की डिटेल फाइल की वो मेरे लिए क्या है, इनपुट टैक्स, तो वो सभी डिटेल्स इस कॉलम में शो होगी GSTR 2A में। फिर ये क्या लिखा, ITC claimed in GSTR 3B, कि मैंने कितना क्रेडिट क्लेम किया है एज पर माई इनवॉइसेस, तो मेरे जो इनवॉइसेस है उन हिसाब से मैंने क्रेडिट क्लेम किया है, CGST इतना और SGST इतना। GSTR 2A में कितना है, 5637 5637, तो GSTR 2A में क्रेडिट क्या है, कम है, मैंने कितनी क्लेम की है, ज्यादा, तो क्रेडिट डिफरेंस कितना है, इतना। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जिसको गुड्स सप्लाई, जिससे मैंने गुड्स खरीदे उसको मैं फॉलो अप लूंगा कि आप इनवॉइस अपलोड करो जिससे मुझे क्या मिले, क्रेडिट मिले। तो नेक्स्ट मंथ में दे सकते हैं, मई में, आप मई में मैंने कोई क्रेडिट क्लेम नहीं की है लेकिन 2A में फिर भी क्रेडिट आई है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस मंथ में अप्रैल में इनवॉइस अपलोड नहीं किए थे उन्होंने मई में इनवॉइस अपलोड कर दिए और मेरे पास वो क्रेडिट GSTR 2A में आ गई। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से मैं देख सकता हूं कि कितनी क्रेडिट मैंने GSTR 3B में क्लेम की है, ठीक है, और कितनी क्रेडिट GSTR 2A में आई है। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट GSTR 2A। नाउ विल मूव टूवर्ड्स GSTR 3B। So this is already filed, so I will click on view GSTR 3B. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। तो मैंने आपको बताया था कि हमको इसमें आउटपुट की डिटेल्स भी डालनी रहती है और इनपुट की डिटेल्स भी डालनी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है, पहले आउटपुट की डिटेल्स चेक करते हैं। तो मैंने 2,47,000 का सप्लाई किया, कैसा किया है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। मतलब जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड के अलावा जो मैंने टैक्सेबल सप्लाई किया है वो उसकी वैल्यू क्या है, ये है, उस पे IGST इतना कलेक्ट किया, CGST इतना कलेक्ट किया, SGST इतना कलेक्ट किया, ठीक है। ये सारे अमाउंट्स मुझे मैन्युअली डालने रहते हैं, अभी मैं इनको चेंज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने ये रिटर्न फाइल कर दिया है। फिर क्या लिखा है, अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, मतलब जो नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड आपने जो सप्लाईज किए हैं उनकी डिटेल यहां डालनी है। फिर ये क्या लिखा है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, तो जीरो रेटेड सप्लाई की डिटेल्स यहां पे डालनी है। फ्रेंड जीरो रेटेड सप्लाई मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, इफ यू सप्लाई टू SEZ तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। फिर इनवर्ड सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो मैंने कुछ ऐसे गुड्स रिसीव किए, ऐसी सर्विस रिसीव की जिसपे क्या है, रिवर्स चार्ज, तो उसकी डिटेल भी मुझे यहां डालनी है कि कितने अमाउंट का रिसीव किया और उस पर मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज पे भी टैक्स कौन पे करता है, रेसिपिएंट। तो भले ही ये मेरा परचेज है इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, लेकिन उसको मैं आउटपुट की डिटेल्स के साथ डाल रहा हूं क्योंकि इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स भी तो मुझे ही पे करना होता है बीइंग रेसिपिएंट, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज के केस में टैक्स रेसिपिएंट को ही पे करना होता है। फाइन, और ये क्या है, नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई मतलब गुड्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GST, अगर कोई सप्लाई किया है तो उसकी डिटेल हम यहां पे डालेंगे। फाइन, सो दिस वाज अबाउट आउटवर्ड सप्लाईज। अब देखेंगे कि ITC की डिटेल्स किस तरीके से डालनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट, सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनवर्ड सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज, मतलब आपने रिवर्स चार्ज में जो टैक्स भर दिया, मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर वो टैक्स आप पे कर दो तो उसकी आप बाद में क्या ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो। तो RCM में जो टैक्स पे किया उसकी आप क्या ले लोगे, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन से टैक्स की, जो आपने आउटवर्ड सप्लाई के कॉलम में जो हमने देखा अभी, वहां पे जो आपने डिटेल्स डाली होगी वो सेम डिटेल्स आप यहां पे डालोगे क्योंकि वो आपने वहां पे पे किया आउट ऑफ योर ओन पॉकेट। किसको, गवर्नमेंट को। कैसे पे किया, थ्रू कैश लेजर, तो उसकी आप क्या करोगे, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लोगे। कि अच्छा, कैश लेजर से क्यों पे करते हैं रिवर्स चार्ज वाला टैक्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से केवल आउटपुट टैक्स पे कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी पे करना हो तो किससे पे करेंगे, कैश लेजर से पे करेंगे, ठीक है। और ये इनवर्ड सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज इज नॉट अवर आउटपुट टैक्स, इट इज द टैक्स दैट वी आर पेइंग ऑन अवर इनवर्ड सप्लाईज, क्योंकि इस पे क्या लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है फ्रेंड्स। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD इज नॉट इन योर कोर्स, ये आप फाइनल लेवल में आएंगे तब समझेंगे। ऑल अदर ITC मतलब इंपोर्ट्स के अलावा, रिवर्स चार्ज के अलावा जो भी ITC है उसकी डिटेल्स आप इन कॉलम्स में डालेंगे।
फिर आईटीसी रिवर्स्ड हमने पढ़ा था ना फ्रेंड्स, कॉमन क्रेडिट वाला कंसेप्ट, उसमें हम क्या करते थे, आईटीसी को रिवर्स करते थे, जो भी इनएलिजिबल आईटीसी होती थी उसको हम रिवर्स करते थे, ठीक है। जिन इनपुट्स का यूज हमने एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए किया था, एग्जेम्प्ट सप्लाई किया था, उन टैक्सेबल इनपुट्स की आईटीसी हम क्या करते थे, इनएलिजिबल मान लेते थे और उसको हम यहां पे रिवर्स कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद A माइनस बी विच कम्स टू नेट आईटीसी अवेलेबल, इनएलिजिबल आईटीसी। अच्छा, और कौन सी आईटीसी इनएलिजिबल हो सकती है, तो एज पर सेक्शन 17(5) मतलब ब्लॉक्ड क्रेडिट, तो ब्लॉक क्रेडिट की इंफॉर्मेशन आप यहां पे डालोगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, फाइन। सो फ्रेंड्स इसके अलावा एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज, मतलब आपने ऐसे कौन से गुड्स खरीदे हैं या कौन सी सर्विसेज अवेल की है जो एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है या नॉन जीएसटी है, तो उसकी डिटेल्स आप यहां पे डालोगे। उसके अलावा है पेमेंट ऑफ टैक्स, फ्रेंड्स सभी डिटेल्स डालने के बाद आता है पेमेंट ऑफ टैक्स। सो दीज आर माई बैलेंसेस इन माई लेजर्स, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर, ठीक है। तो फेब में जब रिटर्न फाइल किया तो आई डिडंट हैड आईजीएसटी की क्रेडिट, ठीक है, मेरे पास कौन सी क्रेडिट थी, केवल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की। तो फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं आप, अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स पेएबल, मतलब रिवर्स चार्ज के अलावा जो मुझे आउटपुट टैक्स पे करना है वो कितना है, आईजीएसटी इतना पे करना है, सीजीएसटी इतना पे करना है, एसजीएसटी इतना पे करना है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर आई कैन पे थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मेरे पास अवेलेबल है, और आई कैन पे इट यूजिंग कैश लेजर। अगर मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उसको कैश लेजर से पे करूंगा। लेकिन मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो कैश लेजर का कोई यूज होगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का कोई यूज होगा नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, ये जो टैक्स है दैट इज पेड थ्रू आईटीसी, इसमें से आईटीसी से हमने कितना पे किया, तो पूरा का पूरा टैक्स आईटीसी से ही पे कर दिया है, ठीक है। सीजीएस हमको कैश लेजर की जरूरत पड़ी नहीं है। अगर कैश लेजर की जरूरत पड़ती तो यहाँ पे जो लिखा है ना एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, इस कॉलम में यहाँ पे अमाउंट होता जो हमको कैश थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करके पे करना पड़ता, ठीक है। सो दिस इज टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज। अगर रिवर्स चार्ज वाला कोई टैक्स होता तो यहाँ पे होता रिवर्स चार्ज टैक्स पेएबल, लेकिन ऐसा कोई टैक्स नहीं है पेएबल। अगर रिवर्स चार्ज टैक्स होता यहाँ पे तो वो टैक्स में कैसे पे करता, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करता, उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, है ना। तो जो भी आउटपुट टैक्स है ये वाला, मैं केवल इसको ही किससे पे कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे कर सकता हूं, अगर मेरे पास क्रेडिट है तो मेरे पास क्रेडिट तो है ना। तो मेरे पास कौन सी क्रेडिट नहीं है, आईजीएसटी की। अगर आईजीएसटी की क्रेडिट होती तो हमने यूटिलाइजेशन के रूल्स में सीखा था कि आईजीएसटी, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी इज टू बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी आईटीसी यूटिलाइज करनी है, आईजीएसटी की। आईजीएसटी की आईटीसी पहले आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के सामने यूटिलाइज करेंगे, फिर अगर कोई आईटीसी बचती है तो आईजीएसटी की आईटीसी फिर आप सेंट्रल टैक्स के सामने यूटिलाइज करेंगे और स्टेट टैक्स के सामने यूटिलाइज करेंगे इन एनी प्रोपोर्शन। फिर आईजीएसटी की आईटीसी अगर खत्म हो गई तो उसके बाद क्या करना है वो हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास इस केस में आईजीएसटी की आईटीसी है ही नहीं। तो हमको आउटपुट टैक्स कैसे पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी की आईटीसी और एसजीएसटी की आईटीसी यूज करके। तो मेरे पास सीजीएसटी की आईटीसी है तो सीजीएसटी की आईटीसी से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करूंगा। देख रहे हो फ्रेंड, सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे हो गया सीजीएसटी की आईटीसी से, ठीक है। अब मुझे सीजीएसटी की आईटीसी अगर मेरे पास और बची है तो मैं सीजीएसटी की आईटीसी से क्या करूंगा, आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करूंगा। तो ये आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स है ना, ये मैंने किससे पे किया, आईटीसी ऑफ सेंट्रल टैक्स, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, है ना। तो ये आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे हो गया किससे, सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से, जैसा हमने रूल्स में सीखा था। उसके बाद क्या था, पे आउटपुट टैक्स ऑफ एसजीएसटी यूजिंग इनपुट टैक्स ऑफ एसजीएसटी। तो इनपुट टैक्स ऑफ एसजीएसटी कितना है, 5528 हमने यूज किया है क्योंकि आउटपुट टैक्स भी कितना 5528 था। तो हमारे पास पूरा पैसा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है, हमको कैश लेजर में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। पूरा पैसा कैसे पे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ही पे हो गया, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीड टू फाइल करते हैं और रिटर्न को फाइल कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सेशन नंबर 1। हमको
ओवरऑल रिटर्न का पूरा आइडिया आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे थियरी से।